लेट्स मूव फॉरवर्ड इन अवर चैप्टर। पिछले क्लास में हमने इसके एंथर के बारे में देखा था, बराबर। तो अभी ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था कि एंथर जो रहता है वो बायलोब्ड रहता है ना। एंथर को हमने बोला था बायलोब्ड, कि उसमें 2 लोब्स है। और फिर हमने बोला था कि हर एक लोब में फर्दर 2 कंपार्टमेंट्स है, जैसा ये लेफ्ट वाला एक लोब, राइट वाला एक लोब, और इस लोब में फिर 2 कंपार्टमेंट्स, और इस लोब में भी 2 कंपार्टमेंट्स, बराबर। और हमने ये बोला था कि ये जो कंपार्टमेंट्स है, मतलब हमने क्या किया था, एंथर तो ऐसा रहता है ना, इट इज सपोज्ड टू बी लाइक दिस, है ना। ये जो फिलामेंट है कहाँ पर अटैच होगा, इसके तो अलग अलग जगह है, अपन ने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था। बेसी फिक्स्ड यानी बेस में, एडनेट यानी पूरा टाइटली अटैच्ड, डॉर्सी फिक्स्ड यानी डॉर्सल रीजन में अटैच, ऐसा यहाँ तक। वर्सटाइल यानी ऐसा एंथर है, और वर्सटाइल यानी सेंटर में अटैच्ड, तो वो ऐसे ऐसे कैसे भी मूव हो सकता है। विंड पॉलिनेशन वाले प्लांट्स में वर्सटाइल एंथर रहेगा। वर्सटाइल यानी कैसे भी, वर्सटाइल एक्टर बोलते हैं ना हम। तो वो सब खैर यहाँ पर डिस्कस नहीं करना है। मुद्दा ये है कि फिलामेंट एंथर में अटैच रहता है। फिलामेंट का कोई रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल नहीं है, उसका काम बस एंथर को हाइट देने का है। तो फिलामेंट को छोड़ दो। अपने को इस चैप्टर में मतलब है एंथर से। मॉर्फोलॉजी में अपन को फिलामेंट में भी इंटरेस्ट था कि फिलामेंट कहाँ पर अटैच्ड है ना, क्योंकि अपन मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे। एक्सटर्नली अपने को क्या क्या अपीयरेंस दिख सकता है पौधों में, पेड़ों में, अपन वो देख रहे थे। तो उसमें ऑब्वियस था अपने को उसमें इंटरेस्ट रहना। इस चैप्टर में अपने को रिप्रोडक्शन देखना है, अपने को इस चैप्टर में फिलामेंट को मारो गोली, अपने को एंथर से मतलब है। ये जो एंथर है, इस एंथर को हमने ऐसे काटा, ठीक है, और ऊपर से देखा, तो अपने को ऑब्वियसली एक लोब दूसरा लोब, ऐसे दोनों लोब्स दिखेंगे, एक लोब दूसरा लोब, और उसमें अपने को कंपार्टमेंट्स दिखेंगे। फिर कंपार्टमेंट्स डेवलप कैसे हुए, मतलब इसकी वॉल्स में क्या क्या है, ये अगर अपन ने देखा तो क्या क्या होता है उसमें। तो अपन ने देखा था कि यंग एंथर में एपिडर्मिस रहता है और उसके नीचे हाइपोडर्मिस रहता है, बराबर है। क्विक रिवीजन करता हूँ, फटाफट करता हूँ। हाइपोडर्मिस में जो सेल्स है, उन सेल्स का नाम है आर्किस्पोरियल सेल्स, ठीक है। हाइपोडर्मिस को प्लीज यार, मैंने पिछले क्लास में तो लिखा ही नहीं था, इफ यू रिमेम्बर। बहुत डर लगता है मेरे को, स्टूडेंट्स का कोई भरोसा नहीं है। वो वाले एनाटॉमी वाले हाइपोडर्मिस के साथ कंफ्यूज करेंगे, उसका इधर कोई लेना देना नहीं है। वो स्टेम में था, डाइकॉट के स्टेम में, वो पूरा अलग ही चीज है। वो डाइकॉट का मोनोकॉट के भी स्टेम में था, वैसे स्टेम में था वो अलग चीज है। ये एंथर में ये जो एपिडर्मिस है, इसके नीचे की जो लेयर है, अब एपी के नीचे हाइपो, उसमें क्या है बड़ी बात, एपी के नीचे हाइपो, एपीजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन, इसलिए हाइपो है। डर्मा मतलब लेयर, उसका उससे एनाटॉमी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आर्किस्पोरियल सेल्स डिवाइड होती है इन 2 टाइप ऑफ सेल्स, बराबर। एक है पराइटल सेल्स, आउटर वाला पराइटल लेयर, और दूसरा स्पोरोजिनस टिश्यू, है ना। पराइटल लेयर फर्दर डिवाइड्स इनटू पहले एंडोथीसियम, उसके बाद मिडल लेयर्स, और फिर टपेटम। पहले एंडोथीसियम, उसके बाद मिडल लेयर्स, और फिर टपेटम, बराबर। और स्पोरोजिनस टिश्यू तो खैर स्पोरोजिनस सेल्स बना लेगा। मतलब ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा मियोसाइट्स। मियोसाइट्स मतलब ऐसे सेल्स जिनको मियोसिस करने की परमिशन है। एनिमल रहे या प्लांट रहे, ईच एंड एवरी सेल कैन नॉट परफॉर्म मियोसिस। माइटोसिस ईच एंड एवरी सेल परफॉर्म कर सकते हैं। तुम बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, मसल सेल्स और नर्वस सेल्स कहाँ माइटोसिस परफॉर्म कर सकते हैं? आई एग्री, नहीं कर सकते, पैदा होने के बाद नहीं कर सकते, लेकिन फीटल स्टेज में, एम्ब्रियोनल स्टेज में तो किया है ना, ठीक है। माइटोसिस, अच्छा छोड़ो ये मसल सेल न्यूरॉन सेल छोड़ो, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों ने भी माइटोसिस किया है ना, ठीक है। मतलब बेसिकली माइटोसिस करने की परमिशन सबको है, माइटोसिस हर कोई करता है, लेकिन मियोसिस सिर्फ टेस्टिस एंड ओवरी की सेल्स ही करेंगे। वैसे ही प्लांट्स में भी मियोसिस सिर्फ एंथर में ध्यान से मेरी बात सुनेंगे,
एंथर में जो एपिडर्मिस है इसके अंदर एंडोथीसियम है, उसके अंदर 2 to 3 मिडल लेयर्स है, उसके अंदर टपेटम है, और फिर जो स्पेस बचती है उस स्पेस में, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूं, देखो एपिडर्मिस है, ये इतना हो गया एपिडर्मिस, फिर एपिडर्मिस के नीचे एंडोथेसियम, एंडोथेसियम के नीचे मिडल लेयर्स मल्टीपल, इसलिए मैं थोड़ा ये मोटा बना दिया, ठीक है, और फिर टपेटम है ना, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, 2 to 3 मिडल लेयर्स, फिर टपेटम। टपेटम की लेयर सिंगल रहेगी लेकिन उसकी सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड रहेगी, उसकी सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड रहेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो स्पेस यहां पर बच जाती है, ये वाली स्पेस, ये वाली स्पेस, ये वाली स्पेस, ये वाली स्पेस, ये जो स्पेस है इस स्पेस को बोलेंगे पोलन सैक, इस स्पेस को बोलेंगे पोलन सैक। और इस पोलन सैक में क्या है, तो स्पोरोजीनस टिश्यू जो है, जो किस चीज में डिवाइड हुए हैं, जो किस चीज में डिवाइड हुए हैं, मियोसाइट्स में, मतलब उनको मियोसिस करने की परमिशन है, वो मियोसाइट्स, ठीक है। तो चलो सिर्फ मेल्स की बात करते हैं अभी, फिलहाल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को साइड में रखो, फिलहाल जस्ट कंसिडर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो प्लांट्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मियोसिस करने की पूरे रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ठीक है, जो भी है सब पूरे एनाटॉमी को इमेजिन करो प्लांट्स के। अपन ने जो पढ़ा था, अपन ने लीफ को भी काट के देखा है एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स में, अपन ने स्टेम को भी काट के देखा है, अपन ने रूट को भी काट के देखा है ना। स्टेम में एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, है ना, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल्स, मेडुलरी रेज, पिथ, डायकॉट स्टेम में, बराबर है। मोनोकॉट स्टेम में भी यही सब चीजें रहती है, बस मोनोकॉट स्टेम में सॉरी रूट में भी यही सब चीजें रहती है, बस रूट में हाइपोडर्मिस नहीं है ना। फिर लीफ को भी काट के अपन ने देखा था, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, फिर वो पैलिसेड पैरेनकाइमा, स्पॉन्जी पैरेनकाइमा इन केस ऑफ डायकॉट लीफ, फिर वो जाइलम फ्लोएम, उसके ऊपर बंडल शीथ, कितने प्रकार के टिश्यूज अपन ने देखे हैं एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स में। लेकिन एक और चीज बताता हूं कि अपन ने हर प्रकार के टिश्यूज देख लिए हैं एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स में। इसके अलावा अब कहीं कहीं कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस तुमको मिलते रहेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। एक्सेप्शंस की चीज छोड़ दो कि कोई तो भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज में एक पर्टिकुलर प्रकार का टिश्यू मिलता है, ठीक है, वो सब ऐसे एक्सेप्शंस, तो अगर तुम वो करते बैठोगे तो पूरा याद रख पाना इम्पॉसिबल है, ठीक है, उसको छोड़ दो। लेकिन इन जनरल एंजियोस्पर्म्स में जो टिश्यूज मिलते हैं वो अपन ने पूरे स्टडी कर लिए हैं प्लांट एनाटॉमी नाम के चैप्टर में। तुमको जितने भी टिश्यूज याद आ रहे हैं, जितनी भी प्रकार की सेल्स याद आ रही है, याद है ना, वो अपन ने पैरेनकाइमा के प्रकार भी देखे थे, वो नहीं क्या, स्टेलेट पैरेनकाइमा, फिर वही अपने मिजोफिल सेल्स वाला क्लोरेनकाइमा, प्रोजेनकाइमा जो फूड को स्टोर करके रखता है, एग्जाम्पल जाइलम पैरेनकाइमा, फ्लोएम पैरेनकाइमा, ये प्रोजेनकाइमा हो गया। बनाना के लीफ में स्टेलेट पैरेनकाइमा, इडियोब्लास्ट सेल्स जो वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, म्यूसिलेज पैरेनकाइमा जो म्यूसिलेज रिलीज करते हैं, जैसे रूट कैप की सेल्स फॉर एग्जांपल, वो म्यूसिलेज पैरेनकाइमा हो गया, क्योंकि रूट कैप सेल्स रिलीजेस सीक्रेट्स म्यूसिलेज, सामने वाली सॉइल को मॉइस्ट बनाने के लिए। तो पैरेनकाइमा के प्रकार, फिर स्क्लेरेनकाइमा के प्रकार, स्क्लेरिड्स, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स, फिर ये फाइबर्स और स्क्लेरिड्स एक दूसरे के साथ अरेंज होकर कैसे जाइलम फ्लोएम बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सब कोलेनकाइमा पढ़ा है अपन ने, कितनी सारी चीजें अपन ने पढ़ी है ना, कितनी सारी चीजें अपन ने पढ़ी हुई है। तो वो सब चीजों को इमेजिन करो, वो सब चीजों को इमेजिन करके मेरे को बताओ कि एक तो भी सेल उसमें से मियोसिस कर सकने की परमिशन थी क्या उसमें से एक भी सेल के पास? द आंसर इज नो। पूरे इतने सारे पेड़ में फ्लावर नाम की जो कंसेप्ट है, उसके फ्लावर का जो पेडिसेल है उसको काट दो, पेडिसेल के ऊपर जो थैलेमस है उसको हटा दो, फिर एक्सेसरी वॉल जो है मतलब पेटल्स एंड सेपल्स उनको भी हटा दो, ठीक है।
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फिलहाल के लिए अपन साइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ मेल वाले पे फोकस करता हूं। फिलामेंट, इसमें भी मियोसिस हो नहीं सकता। एंथर, ऐसा डायग्राम बनाता हूं जानबूझकर, ऐसा होता नहीं है, ऐसा बनाता हूं। एंथर के एपिडर्मिस के सेल्स को अलाउड नहीं है मियोसिस करना, ठीक है। एंडोथीसियम को अलाउड नहीं है, मिडल लेयर्स को अलाउड नहीं है, टपेटम को अलाउड नहीं है। सिर्फ ये पोलन सैक के अंदर जो मियोसाइट्स है, जो स्पोरोजिनस टिश्यू ने बनाई है, बस उनको अलाउड है, बस उनको अलाउड है मियोसिस करना। ऐसा ही एनिमल्स के मेल्स में भी रहता है, सेम चीज। अगर अपन ने एक मेल एनिमल की डेड बॉडी रखी है, अगर अपने सामने एक मेल एनिमल की डेड बॉडी रखी है, तो अपने को पीनस ऑब्जर्व होगा एज वेल एज तुम ऐसा बोलोगे, क्या बोलोगे कि अपने को पीनस ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है, और पीनस के साइड में 2 टेस्टीज ऑब्जर्व हो रही है, ऐसा तुम बोलोगे। दिस विल बी रॉन्ग, ये टेस्टीज नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक। टेस्टीज इसके अंदर रहेंगे, ठीक है। तो स्क्रोटल सैक को अपने को निकालना पड़ेगा उस डेड बॉडी में से, फिर अपने को मिलेंगे टेस्टीज रहेंगे पिंकिश कलर के, ओवल स्ट्रक्चर रहते हैं, ठीक है। अब टेस्टीज में भी एपिडर्मिस है, इसके ऊपर भी तो लेयर्स रहेंगी ना, उनमें से एक भी सेल को मियोसिस करना अलाउड नहीं है, ठीक है। अब अपन टेस्टीज को काटेंगे और ऐसा ऊपर से देखेंगे, टेस्टिस को काट के ऊपर से देखेंगे, स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, ओवॉइड बेसिकली, उसको काट के अपन ऊपर से देखेंगे तो अपने को ऑफकोर्स ऐसा सर्कुलर दिखेगा, है ना, ज्योमेट्री समझ रही है ना। अब इसमें तुमको बहुत सारे ट्यूब्यूल्स दिखेंगे, सिंस अपन इसको काट के ऐसा ऊपर से देख रहे हैं इसलिए अपने को सिर्फ सर्कल दिखेंगे, लेकिन है वो ट्यूब्यूल्स। इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जैसे यहाँ पर पोलन सैक में मियोसाइट्स लगे हुए हैं ना, वैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के भी वॉल्स पे मियोसाइट्स लगे रहते हैं, जिनको मियोसिस करने की परमिशन है। मैं तुमको पहले ही क्लास में बोला था, देखो याद करो, कि प्लांट्स और एनिमल्स में भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम चीजें सेम ही रहती है कि नहीं, सेम रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो इधर एंथर है, इधर टेस्टिस है, इधर पोलन सैक है, इधर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, सिंपल। अच्छा, पोलन सैक भी ऐसा सर्कुलर नहीं रहेगा, वो भी ट्यूब्यूलर है। भूलो मत कि अपन ने एंथर को ऐसा काटा है और ऊपर से देख रहे हैं, इसलिए अपने को बस इतना ही पोर्शन दिख रहा है। इसको अगर मैं कॉपी में से ऐसा बाहर निकालूंगा तो पूरी ऐसी ट्यूब निकलेगी। तो पोलन सैक भी ट्यूब्यूलर है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तो ट्यूब्यूलर है ही, सब कुछ सेम है। तो जैसे ये एंथर है इसलिए इसका कोई भी सेल मियोसिस कर सकता है, ऐसा नहीं है। वैसे ये टेस्टिस है इसलिए इसका कोई भी सेल मियोसिस कर पाएगा, ऐसा नहीं है। टेस्टिस में बहुत प्रकार की, अलग अलग प्रकार की सेल्स है। उसमें से जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नाम का पोर्शन है, उसके अंदर लगी हुई जो क्यूबॉइडल सेल्स है, सिर्फ उनको ही मियोसिस करने की परमिशन है, सिर्फ उनको ही मियोसिस करने की परमिशन है। ठीक है, तो मियोसिस करने की परमिशन लिमिटेड सेल्स को रहती है, क्योंकि वो क्या, ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड चीज नहीं है। मियोसिस मतलब ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड चीज नहीं है। मियोसिस इज रिक्वायर्ड फॉर द गैमेट फॉर्मेशन, जो स्पीशीज के ग्रोथ के लिए चाहिए। उसको एक ह्यूमन बीइंग के बॉडी में स्पर्म और ओवम का क्या रोल है, कुछ भी नहीं। एक प्लांट के लाइफ में एंथर या मतलब ये पोलन ग्रेन का क्या यूज है, कुछ भी नहीं। तो दूसरा जनरेशन लाने के लिए है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो काय को हर एक सेल मियोसिस करेंगे, वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे। कुछ एक सेल्स को स्पेसिफिक काम दे दिया कि तुम मियोसिस करके हैप्लॉइड सेल्स बना लो, बस। समझ में आ रहा है ना। तो ईच एंड एवरी सेल कैनॉट परफॉर्म मियोसिस। तो एंथर है, लेकिन एंथर में एपिडर्मिस को काट दो, एंडोथीसियम को काट दो, मिडल लेयर्स को काट दो, टपेटम को काट दो, उसके बाद जो अंदर का पोर्शन रहेगा उसको अपन बोलेंगे पोलन सैक। और उसमें अंदर के पोर्शन में जो प्रेजेंट सेल्स है वो है स्पोरोजिनस टिश्यू। उनको बस परमिशन दी गई है मियोसिस करने की, बराबर, ठीक है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू को हम बोलेंगे मियोसाइट्स, क्योंकि ये करेंगे मियोसिस,
तो आज मैंने जो बताया वो मोस्टली, अभी तक जो मैंने बताया वो मोस्टली रिवीजन ही था। अब एक्चुअल आज के क्लास की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो कि क्या होगा। क्या होगा कि ये जो मियोसाइट्स है, अच्छा एक और चीज बता देता हूँ, रूट स्टेम लीफ सब डिप्लॉयड, क्योंकि स्पीशीज ही डिप्लॉयड है ना। फ्लावर इज नथिंग बट अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर is a modified shoot. ठीक है, शूट मतलब वही स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स वगैरह, शूट, रूट पता है अपने को। तो फ्लावर भी 2n रहेगा, पेडिसेल भी डिप्लॉयड, थैलेमस भी डिप्लॉयड, सेपल्स भी डिप्लॉयड, पेटल्स भी डिप्लॉयड, फिलामेंट भी डिप्लॉयड, एंथर का एपिडर्मिस भी डिप्लॉयड, एंडोथिसियम भी डिप्लॉयड, मिडल लेयर्स भी डिप्लॉयड। टपेटम तो खैर मल्टी न्यूक्लिएटेड है लेकिन उसका हर एक न्यूक्लियस तो रहेगा डिप्लॉयड ही। ऐसी सेल रहेगी ना रे टपेटम की, उसमें मल्टीपल न्यूक्लियस है वो ठीक है, न्यूक्लियर बहुत सारे एक ही सेल में, लेकिन हर एक न्यूक्लियस तो डिप्लॉयड ही है ना। और फिर उसके अंदर जो स्पोरोजिनस सेल्स है, जो मियोसाइट्स है, जिनको मियोसिस करने की परमिशन दी हुई है, वो मियोसाइट्स भी ऑब्वियसली 2n रहेंगे। अरे यार प्लांट में कोई हैप्लॉइड सेल आ ही नहीं सकता जब तक कोई मियोसिस ना करे। जब तक कोई सेल मियोसिस नहीं करेगा तब तक उसमें हैप्लॉइड सेल कैसे आएगा। वैसे ही एनिमल्स के केस में भी है, ब्रेन सेल, लीवर सेल, किडनी सेल, स्किन सेल, पैंक्रियास का सेल, हार्ट का सेल, स्प्लीन का सेल, लिम्फ नोड्स का सेल, आईज का सेल्स, ईयर का सेल, टंग का सेल, सलाइवरी ग्लैंड्स के सेल, पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल, एड्रिनल ग्लैंड के सेल्स, टेस्टिस के सेल्स, पीनस के सेल्स, टेस्टिस जिस स्क्रोटम में रखे वो स्क्रोटम जिन सेल से बना है वो भी सेल्स, ईच एंड एवरी सेल इज डिप्लॉयड। अरे उसके अंदर जो स्पोरोगोनियम जो सेल्स है, जो मतलब मियोसिस करने की परमिशन है जिनको, वो भी तो डिप्लॉयड है ना। वो कैसे हैप्लॉइड रहेंगे जब तक किसी ने मियोसिस ही नहीं किया, कैसे हैप्लॉइड सेल्स आएगी? ना प्लांट में आएगी ना एनिमल में आएगी। एक ह्यूमन बीइंग अगर पैदा हुआ तो उसमें पूरी की पूरी डिप्लॉयड ही सेल्स है। वो बड़ा होते जाएगा, उसके बॉडी में जितनी भी सेल्स है वो सब की सब डिप्लॉयड है, क्योंकि स्पीशीज ही डिप्लॉयड है। और उसके बॉडी में स्पर्म प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है क्योंकि वो अभी चाइल्ड है, तो उसके बॉडी में एक भी हैप्लॉइड सेल नहीं है अभी तक। बाय द टाइम द ह्यूमन बीइंग रीचेस द एज ऑफ 11, 12, 13 वॉटेवर, और प्यूबर्टी हिट होती है, एडोलेसेंस आता है, टीनेज आता है, और फिर टेस्टोस्टेरोन वगैरह सिक्रीट होना चालू होते हैं, मेल सेक्स हार्मोन्स आना चालू होते हैं। वो सब अभी उसमें नहीं घुसना है अपने को। और फिर उस ह्यूमन बीइंग के टेस्टिस में जो मियोसाइट्स है वो मियोसिस करना चालू करेंगे जब उनको हार्मोनल मैसेज आएगा तब। तो मियोसाइट्स खुद भी डिप्लॉयड ही रहेंगे ना। खुद जो हैप्लॉइड सेल्स रहेंगे वो कभी मियोसिस कर सकते हैं क्या? इसमें क्या मुश्किल है? इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ईच एंड एवरी सेल विल बी डिप्लॉयड। मियोसाइट्स भी डिप्लॉयड रहेंगे, तभी तो वो मियोसिस कर पाएंगे। हैप्लॉइड सेल्स कभी मियोसिस नहीं कर सकते। हैप्लॉइड सेल्स तो खुद ही हैप्लॉइड है, उनमें तो खुद ही 23 क्रोमोसोम्स है। वो क्या 12.5 क्रोमोसोम्स की 4 सेल्स बनाएंगे क्या? 11.5 क्रोमोसोम्स की 4 सेल्स बनाएंगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। मियोसिस में सेट्स अलग होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स अलग, 23 क्रोमोसोम्स अलग, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अलग होते हैं। अब उसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम है ही नहीं हैप्लॉइड सेल में, उसमें ऑलरेडी एक ही सेट है, तो वो क्या करेगा? समझे क्या? दो जुड़वा भाई है, अगर दो जुड़वा भाई है और दोनों नीट की तैयारी कर रहे हैं और दूसरे दिन उनकी बायोलॉजी की फुल सिलेबस टेस्ट है, तो वो ये कर सकते हैं। एक भाई बोलेगा कि मैं एनसीईआरटी पढ़ता हूं, तू स्टेट बोर्ड पढ़, फिर मैं स्टेट बोर्ड पढ़ूंगा, तू एनसीईआरटी पढ़ना। दैट इज पॉसिबल। होमोलॉगस है ना, बायो का एनसीईआरटी और बायो का स्टेट बोर्ड, दोनों में बायोलॉजी की इंफॉर्मेशन दी हुई है, बस अलग अलग पब्लिकेशन से। एक को सीबीएसई ने पब्लिश किया है, एक को स्टेट बोर्ड ने पब्लिश किया है।
है ना। वैसे क्रोमोसोम नंबर 3, दो क्रोमोसोम नंबर 3 है। क्रोमोसोम नंबर 3 पे अगर स्किन कलर की जीन है तो क्रोमोसोम नंबर 3 पे स्किन कलर की ही जीन रहेगी, बस उसके पब्लिशर्स अलग अलग रहेंगे। एक क्रोमोसोम को फादर ने पब्लिश किया है, दूसरे क्रोमोसोम को मदर ने पब्लिश किया है, मतलब भेजा है तुमको। दैट इज होमोलॉगस क्रोमोसोम, उनका सेपरेशन होगा मेटाफेज 1 में। दैट इज फाइन, दैट इज एक्सेप्टेबल, नो ऑब्जेक्शन इन दैट। ठीक है, तो जिसके पास ऑलरेडी 23 क्रोमोसोम्स है, मतलब वो जुड़वा भाइयों के पास सिर्फ एनसीईआरटी है, एक ही एनसीईआरटी, उसको आधा आधा फाड़ के शेयर थोड़ी कर सकते हैं वो। क्रोमोसोम को तोड़ेंगे क्या 2 टुकड़ों में? 23 क्रोमोसोम्स को 11.5 करेंगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। हैप्लॉइड सेल में मियोसिस हो ही नहीं सकता है। जिस सेल को मियोसिस करने की परमिशन दी गई है, जिस सेल को मियोसाइट बोल रहे हैं, दैट सेल हैज टू बी डिप्लॉयड। तो ईच एंड एवरी सेल in the body of an animal or in the body of a plant is diploid, of a plant नहीं, of an angiosperm। ठीक है, नहीं तो ऑल्गी वगैरह को भी कंसिडर कर लोगे, उसमें हैप्लॉइड एडल्ट्स रहते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, उसको छोड़ो। एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं अपन, इवन जिम्नोस्पर्म्स भी, इवन ट्रिडोफाइट्स भी अडल्ट्स में डिप्लॉयड ही रहेंगे। ईच एंड एवरी सेल विल बी डिप्लॉयड, समझे। तो ये मियोसाइट भी डिप्लॉयड है। अब ये मियोसाइट क्या करेगा? ये मियोसाइट मियोसिस 1 करेगा, ये मियोसाइट मियोसिस 1 करेगा, 2 सेल्स बनाएगा। तो ये दोनों सेल्स अभी हैप्लॉइड हो रहेगी, डीएनए कंटेंट के हिसाब से नहीं, लेकिन इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम इसको अभी के अभी हैप्लॉइड बोलना चालू कर देंगे, बराबर। इंफॉर्मेशन के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, डीएनए कंटेंट के हिसाब से नहीं। डीएनए कंटेंट अगर देखोगे तो इसमें 46 क्रोमोसोम जितना है, लेकिन इंफॉर्मेशन 23 क्रोमोसोम्स की है। क्यों? क्योंकि ऐसा क्रोमोसोम है और उसकी कॉपी अगर लगी हुई है उसको, तो तुम ऐसा अगर किसी पर्सन को दोगे तो इसके ऊपर का कैपिटल टी पढ़ के वो अपना प्रोटीन बना लेगा। तो तुम इसी की एक और कॉपी भी अगर दोगे तो कॉपी है ना उसकी, तो कैपिटल टी ही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इंफॉर्मेशन 23 क्रोमोसोम्स की जितनी है, लेकिन डीएनए कंटेंट 46 क्रोमोसोम्स के जितना है ना। मतलब बेसिकली जैसे सपोज एनसीईआरटी 300 पेजेस का है, लेट अस अज्यूम एनसीईआरटी इज मेड अप ऑफ 300 पेजेस। तो एनसीईआरटी अगर 2 एनसीईआरटी है किसी पर्सन के पास, ठीक है, बायोलॉजी की 2 एनसीईआरटी, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उससे कि इसको नीट में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे और इसके पास 2 एनसीईआरटी है, कुछ भी। पहले में जो लिखा है वही दूसरे में लिखा है, 2 क्या 2000 भी रहे तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। लेकिन अगर अपने को सपोज चिवड़ा खाने के लिए कागज चाहिए, ठीक है, उसने बोला कि चलो एनसीईआरटी फाड़ के मैं उससे उस पर चिवड़ा खाता हूँ, ठीक है, घर में बहुत सारे मेहमान आए, सबको खाना खिलाता हूँ। अब वो जब अपने पापा को बोलेगा कि मेरे को स्टेट बोर्ड की किताब चाहिए बायोलॉजी की, तो उसके पापा बोलेंगे तेरे पास ऑलरेडी 2 किताबें है ना बायोलॉजी की। वो बोलेगा नहीं मेरे पास एक ही किताब है। क्यों? इन्फॉर्मेशन 2 एनसीईआरटी है उसके पास, लेकिन वो अपने पापा को ऐसा क्यों बोलेगा कि मेरे पास एक ही किताब है? क्योंकि इन्फॉर्मेशन दोनों पे सेम है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इन्फॉर्मेशन वाइज वो बोलेगा मेरे पास एक ही किताब है, ठीक है। दूसरी स्टेट बोर्ड की अलग है, बोलेगा मेरे को अलग से चाहिए, तो दूसरी किताब है बोलेगा। और जब चूड़ा खाने की बात आएगी, पेजेस फाड़ने की बात आएगी, तो उसके पापा बोलेंगे अरे यार अपने पास 300 ही पन्ने और पन्ने चाहिए थे। वो बोलेगा नहीं मेरे पास और 300 पन्ने, 2 एनसीईआरटी है मेरे पास। उसके पापा बोलेंगे अरे पिछले बार तो तू बोल रहा था एक ही है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर तुम बोलोगे, इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम सोचोगे, तो ये और ये सेम चीज है। इसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वही उसके कॉपी के ऊपर रहने वाली है, उसके जेरोक्स के ऊपर रहने वाली है। उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन डीएनए के मॉलिक्यूल के हिसाब से बोलोगे, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, फॉस्फोरिक एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कार्बन के एटम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इससे ज्यादा, इससे डबल कार्बन एटम्स, नाइट्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स, इससे डबल है ना, इसमें रहेंगे, बराबर है। तो डीएनए कंटेंट के हिसाब से मियोसिस 1 के बाद इनमें 46 क्रोमोसोम्स के जितना डीएनए है, लेकिन इंफॉर्मेशन 23 क्रोमोसोम्स के जितनी ही है ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि
अपन ने 23 क्रोमोसोम्स के एक सेट को ऐसा अरेंज किया था मेटाफेज 1 में, और उनके होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को उनके पेयरिंग में अटैच किया था, अरेंज किया था, नॉट अटैच भी किया था खैर पैचिटिन में, लेकिन अभी वो अलग हो चुके हैं मेटाफेज की जब बात चल रही है तब। बराबर है ना। अच्छा, ये ऊपर से आया वाला सेट फादर का और ये इसके नीचे जो रखा है वो मदर का सेट, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, बस होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होगा इतना कंफर्म है। ये फादर से आया, ये मदर से आया, ऐसा कुछ नहीं रहता है, बस होमोलॉगस क्रोमोसोम्स रहेंगे। और ये क्रोमोसोम 1 उसके बाजू में क्रोमोसोम 2 उसके बाजू में क्रोमोसोम 3, ऐसा भी नहीं रहेगा, ऐसा भी नहीं रहेगा। पता है तुमको ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। तो मेटाफेज 1 में स्पिंडल फाइबर्स आएंगे, एनाफेज 1 में वो स्पिंडल फाइबर्स उसको इधर इधर लेकर जाएंगे। तो 23 क्रोमोसोम्स एक सेल में, 23 क्रोमोसोम्स दूसरे सेल में। तो हैप्लॉइड तो ये अभी हो गए 23 क्रोमोसोम्स से। अगर तुम इंफॉर्मेशन के हिसाब से बोलोगे तो, डीएनए कंटेंट के हिसाब से बोलोगे तो इसमें अभी भी 46 क्रोमोसोम्स के जितना डीएनए कंटेंट है, मतलब एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, इसके हिसाब से बोलोगे तो, उसकी केमिस्ट्री के हिसाब से बोलोगे तो, ठीक है। इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो मियोसिस 1 में ही हैप्लॉइड बन चुका है। मैंने तुमको सेल डिवीजन के वीडियो में भी बताया था। ऐसा क्वेश्चन आता है कि मेंडल का सेग्रीगेशन वाला लॉ कब एक्ट करता है, या फिर सेल्स हैप्लॉइड कब बनती है, तो उसका आंसर रहता है एनाफेज 1 में, है ना। मतलब मियोसिस 1 में ही वो हैप्लॉइड हो जाते हैं इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और अपने को इन्फॉर्मेशन से ही मतलब है क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन मॉलिक्यूल है, तो अपन इनको ही हैप्लॉइड बोलना चालू कर देंगे, ठीक है। और फिर मियोसिस 2 जब होगा तो मियोसिस 2 में ये जो सेल बन गया है एक और ये दूसरा सेल बन गया है, इसमें सेम फिर से वही चीजें होगी, नीचे से स्पिंडल आएगा, ऊपर से स्पिंडल आएगा, और ये वाले सेल में भी नीचे से स्पिंडल आएगा, ऊपर से स्पिंडल आएगा। इस बार ये क्रोमोसोम्स टूटेंगे, है ना, जस्ट लाइक माइटोसिस। इसलिए अपन बोलते हैं कि मियोसिस 2 इज सेम एज दैट ऑफ माइटोसिस। तो अभी इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो हैप्लॉइड वो पहले ही हो गए थे, अब डीएनए कंटेंट के हिसाब से भी हैप्लॉइड हो जाएंगे, है ना। अब डीएनए कंटेंट के हिसाब से भी हैप्लॉइड हो जाएंगे, मतलब ये भी इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो हैप्लॉइड थे ही, लेकिन डीएनए कंटेंट के हिसाब से ये 2C थे, है ना। अभी मियोसिस 2 के बाद ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो हैप्लॉइड है ही, डीएनए कंटेंट के हिसाब से भी ये C है। ऐसे 4 हैप्लॉइड सेल्स उन मियोसाइट्स ने बना लिए, बराबर। अब इन 4 हैप्लॉइड सेल्स के साथ क्या होगा, ये जो 4 हैप्लॉइड सेल्स है इनके साथ अभी क्या होगा, लेट अस सी। आज ही खत्म कर रहा हूं मैं वो चीज। अब ये हैप्लॉइड सेल्स, मैं इनको कुछ भी नाम नहीं दे रहा हूं इन हैप्लॉइड सेल्स को, ठीक है, बस मैं इनको हैप्लॉइड सेल्स बोल रहा हूं। एक मियोसाइट से 4 हैप्लॉइड सेल्स तैयार हुए हैं, एक मियोसाइट से 4 हैप्लॉइड सेल्स तैयार हुए हैं। ये जो 4 हैप्लॉइड सेल्स है ना, ये एक दूसरे को चिपके हुए रहते हैं, टेट्रायड बोलते हैं इसको। ये चारों हैप्लॉइड सेल्स एक दूसरे को चिपके हुए रहते हैं, इसको बोलते हैं टेट्रायड, ठीक है। ये स्पोर है कि गैमीट है मैं अभी मेंशन ही नहीं कर रहा हूं, मैं बस बोल रहा हूं हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। अबे हैप्लॉइड सेल्स क्या करेंगे मैं तुमको बताता हूं, उससे तुमको समझ जाएगा कि ये स्पोर है कि गैमीट है। अब इसमें से ईच एंड एवरी सेल, अब इसमें से ईच एंड एवरी सेल माइटोसिस करके एक और न्यूक्लियस बना लेगा, माइटोसिस करके एक और न्यूक्लियस बना लेगा, ईच एंड एवरी सेल, इन चारों में से। ये पूरे पूरे पोलन सैक में 4 ही ऐसे सेल नहीं है, एक मियोसाइट से 4 बने, और पोलन सैक में कितने सारे मियोसाइट्स है, उनसे हर एक से इंटू 4, ठीक है। इन्होंने किया माइटोसिस, मतलब इन्होंने किया जर्मिनेशन, और अपने को बहुत पहले से पता है कि स्पोर्स जर्मिनेट एंड गैमेट्स फ्यूज। अपने को बहुत पहले से पता है
कि स्पोर्स जर्मिनेट एंड गैमेट्स फ्यूज। सिंपल एकदम चीज है, इन्होंने जर्मिनेशन किया, माइटोसिस किया, ग्रोथ किया, मतलब ये स्पोर्स है ना। अच्छा, और मेल वाले जो स्पोर्स रहेंगे या मेल वाले जो गैमेट्स रहेंगे, मेल का एडजेक्टिव है माइक्रो और फीमेल का एडजेक्टिव है मेगा या मैक्रो। तो ये कौन से स्पोर है? ये मेल के स्पोर्स है ना, अपन एंथर की बात कर रहे हैं ना, पोलन की बात कर रहे हैं ना। तो ये क्या हुआ? ये हुआ माइक्रोस्पोर टेट्राएड। ये हुआ माइक्रोस्पोर टेट्राएड। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये माइक्रोस्पोर टेट्राएड ने क्या किया? ये जो बड़ा सा सेल है, सॉरी ये जो न्यूक्लियस है, इसने एक और न्यूक्लियस चारों ने तैयार किया, बराबर। अब मैंने तुमको पिछले क्लास में बोला था कि टेपेटम का फिलहाल के लिए मैं सिर्फ न्यूट्रिशन ही एक काम बता रहा हूँ, और भी काम मैं तुमको बताऊंगा टेपेटम के, ऐसा मैंने बोला था, है ना। तो अभी वो समय आ चुका है टेपेटम के और भी फंक्शन बताने का। टेपेटम एक तो क्या करता है, कैलेज नाम का एंजाइम रिलीज करता है। ठीक है, कैलेज नाम का एंजाइम सीक्रेट करता है जो सेपरेट करता है माइक्रोस्पोर टेट्राएड को। मतलब मैंने बोला ना कि ये चिपके हुए एक दूसरे को, तो उनको सेपरेट करता है। ठीक है, तो हर एक माइक्रोस्पोर अलग हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये माइक्रोस्पोर मतलब क्या है? तो बेसिकली है तो सेल ही, और ये प्लांट सेल है, मतलब इसके ऊपर सेल वॉल भी रहेगा सेल्यूलोज का, है ना, बराबर है ना। तो दूसरी चीज टेपेटम क्या करता है? दूसरी चीज टेपेटम ऐसे करता है कि सिक्रीट करता है प्रो यूबिश बॉडीज, सिक्रीट करता है प्रो यूबिश बॉडीज। ठीक है, ये प्रो यूबिश बॉडीज क्या करती है? प्रो यूबिश बॉडीज अट्रैक्ट करती है अ लिपिड कॉल्ड एज स्पोरोपोलेनिन। एकदम भयानक इंपॉर्टेंट वाली ऐसी चीज है। शायद मेरे को लग रहा है कि मैंने प्लांट किंगडम के वक्त बताया था स्पोरोपोलेनिन की कहानी तुमको, शायद मैंने स्पोरोपोलेनिन की कहानी उस समय तुमको बताई थी, लेकिन इसको एकदम इंपॉर्टेंट करके मार्क करना, ये स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन की खासियत क्या है? तो एनसीईआरटी ने स्पोरोपोलेनिन बताया है, लेकिन प्रो यूबिश बॉडीज वगैरह कुछ नहीं बताया है। ठीक है, तो सब नोट डाउन कर लेना। स्पोरोपोलेनिन क्या करता है? स्पोरोपोलेनिन इज द बोलना नहीं चाहिए, वन ऑफ द बोलना चाहिए। वन ऑफ द टफेस्ट मॉलिक्यूल्स या केमिकल्स इन बायोलॉजी। ठीक है, और इसको डिस्ट्रॉय करने वाला कोई एंजाइम आज तक डिस्कवर नहीं हुआ है। ऐसा कोई एंजाइम डिस्कवर नहीं हुआ है विच कैन डाइजेस्ट स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, और एकदम एक्सट्रीम पीएच और टेम्परेचर को भी वो झेल सकता है। एक्सट्रीम पीएच एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो बेरेबल फॉर स्पोरोपोलेनिन। तो ऐसी जबरदस्त ये स्पोरोपोलेनिन नाम की चीज है, समझे? अब इतनी जबरदस्त चीज है तो अपने को पहले इच्छा होती है कि उसको प्रोटीन बोलने का, कि ये वाला प्रोटीन ही होगा, ऐसे अपने को इच्छा होती है, क्योंकि प्रोटीन 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 इतना अपन ने पढ़ा है, प्रोटीन को अपन ने इतना चढ़ा के रखा है कि हर चीज प्रोटीन है, ऐसा है प्रोटीन, वैसा है प्रोटीन। ऊपर से इसका एंडिंग हो रहा है इनमें, इंसुलिन है ना, केराटिन,
कोलेजन, ठीक है, EN है उसमें, लेकिन है तो वही। तो मोस्ट प्रोटीन के जो नाम है वो इसमें एंड होते हैं। तो आज अपने को कुछ नहीं लगेगा, लेकिन वही तुमको 6 महीने वाला रूल बताया था ना। ये चैप्टर होने के बाद मैं जब रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की टेस्ट लूंगा, उसमें अगर क्वेश्चन डालूंगा कि स्पोरोपोलिनिन इज अ, हर कोई लिपिड मार्क करेगा, हर कोई गलत नहीं करेगा। लेकिन 6 महीने के बाद अगर मैं टेस्ट लूंगा तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। इसको एकदम अच्छे से याद रखने का है कि ये लिपिड है, ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरी बात क्या किया है, स्पोरोपोलिनिन ने प्रोयूबिस बॉडीज को कोट कर लिया है ना। प्रोयूबिस बॉडीज दस कोटेड विथ, किससे कोट हो गए हैं ये कोट हो गए हैं स्पोरोपोलिनिन से, आर कॉल्ड यूबिश बॉडीज। अब इनको हम यूबिश बॉडीज बोलेंगे, ठीक है। यूबिश बॉडीज वगैरह एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, एनसीईआरटी ने सीधा स्पोरोपोलिनिन ही बोल दिया है, तो अपन भी सीधा स्पोरोपोलिनिन ही बोलेंगे। द यूबिश बॉडीज और स्पोरोपोलिनिन कोट द एक्सटीरियर of the microspores. They coat the exterior of the microspores, ठीक है। और उसको कोट करके फिर उसके एक स्पोरोपोलिनिन की यूबिश बॉडीज की एक लेयर बन जाएगी, उस लेयर को बोलेंगे एंड फॉर्म्स अ लेयर कॉल्ड एज एक्साइन, ठीक है। और जो ओरिजिनल सेल वॉल रहेगी, अब वो माइक्रोस्पोर पे सेल वॉल तो रहेगी ना, सेल वॉल तो प्रेजेंट रहेगी, उसके ऊपर सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई। तो वो जो ओरिजिनल सेल वॉल है विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन इज कॉल्ड एज इंटाइन, उसको हम बोलेंगे इंटाइन। मतलब उसको क्या बोलेंगे, वो तो है ही भाई, अब हर एक प्लांट सेल में है वो, लेकिन इसमें भाई एक और लेयर आ गई स्पोरोपोलिनिन की, जो वो सबसे बाहर है, इसलिए अपन उसको एक्साइन बोल रहे हैं, तो अंदर वाले को अपन ने इंटाइन बोल दिया, ऐसा और कुछ नहीं। बाकी वो तो सेलुलोज और पेक्टिन की सेल वॉल तो हर प्लांट सेल में रहती है, उसमें कुछ मैजिक नहीं है, ठीक है। तो अब अपने पास क्या स्ट्रक्चर अपने को दिख रहा है, नाउ वी हैव अ स्ट्रक्चर विथ 2 न्यूक्लिया है ना, 2 न्यूक्लिया है ना, देखो है ना, बराबर है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा स्ट्रक्चर है, तो कोटेड विथ एक्साइन है, कोटेड विथ एक्साइन है। और किस चीज से बना हुआ है, तो बना हुआ है मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। जनरली क्या मतलब, एक आध गैप, एक आध जगह ऐसे रह जाती है जहां पर स्पोरोपोलिनिन का डिपोजिशन नहीं होता है, उसको बोलते हैं जर्म पोर। उस रीजन को डायग्राम बनाता हूं मैं, उसमें दिखाता हूं, ठीक है, उसको बोलते हैं जर्म पोर। दूसरी बात, अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें से एक ही न्यूक्लियस है, मतलब देखो ये सेल है ना, पूरा सेल है ना, अब इसने माइटोसिस करके एक और न्यूक्लियस बना दिया, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये सेल ने माइटोसिस करके एक और न्यूक्लियस बनाया जो इस सेल के साइटोप्लाज्म में तैर रहा है, ऐसा बोलेंगे ना अपन। दोनों को न्यूक्लियाई क्यों बोल देने का भाई, फिर सेल का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। नहीं, अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे कि एक सेल है, प्रॉपर प्लांट सेल है ना, सेलुलोज और पेक्टिन का सेल वॉल, अंदर सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स वगैरह, और उसका न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस ने एक और न्यूक्लियस बना दिया, तो ये जो नया वाला न्यूक्लियस है, ये नया वाला न्यूक्लियस ये सेल के साइटोप्लाज्म में तैर रहा है, ऐसा अपन बोलेंगे, है ना।
और इस सेल के ऊपर एक एडिशनल कवरिंग आ गया है जो हर एक जो बाकी के प्लांट सेल्स में नहीं रहेगा, स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ, उसको अपन बोल रहे हैं एक्साइन। पर ये एक्साइन जो है ये यूनिफॉर्मली डिपॉजिटेड नहीं है, ये एक्साइन यूनिफॉर्मली डिपॉजिटेड नहीं है, एक जगह इसने छोड़ दिए जहां पर स्पोरोपोलिनिन का डिपोजिशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे कि ये एक्साइन है। ठीक है, अपन बोलेंगे कि ये है साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, और अपन बोलेंगे कि ये जनरेटिव सेल है, कि ये जनरेटिव सेल है। और ये क्या कर रहा है, तो ये फ्लोट हो रहा है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। अपन बोलेंगे कि ये फ्लोट हो रहा है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ठीक है, और अपन बोलेंगे कि इसका जो इंटाइन है, इंटाइन ये वाला, ये अंदर वाला पोर्शन, ये जो इंटाइन है, इसके ऊपर जो एक्साइन जमा हुआ है उसमें एक जगह एक पॉइंट ऐसा है जहां पर एक्साइन सिचुएटेड नहीं है, उसको हम बोलेंगे जर्म पोर। समझा? और दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट पोलन ग्रेन। दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द पोलन ग्रेन। ध्यान से एकदम मेरी बात सुनेंगे बच्चों, एकदम ध्यान से सुनेंगे। ये जो हैप्लॉइड सेल्स माइक्रोस्पोर टेट्राड बने थे, इसको अपन ने स्पोर बोला था क्योंकि इन्होंने, ये सेल ने माइटोसिस किया, माइटोसिस करके, लेकिन इन्होंने दो सेल्स नहीं बनाई। माइटोसिस करने के बाद जो कैरियोकाइनेसिस हुआ, कैरियोकाइनेसिस के बाद ये न्यूक्लियस उसी के साइटोप्लाज्म में तैरता रह गया। लेकिन कुछ भी वो माइटोसिस किया, मतलब इसको अपन गैमिट नहीं बोल सकते, इसको अपने को बोलना पड़ेगा स्पोर। तो ये था स्पोर। स्पोर माइटोसिस करके हैप्लॉइड सेल्स का मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाया। इसको क्या मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बोलेंगे यार? दो न्यूक्लियस, इसको तो अपन सेल भी नहीं बोल रहे, इसको तो अपन न्यूक्लियस बोल रहे हैं जो इस सेल के साइटोप्लाज्म में तैर रहा है। लेकिन फिर भी उसको सेल कंसीडर अगर किया भी अपन ने, देखो मैंने यहाँ पर सेल लिख भी दिया है वैसे भी। ठीक है, कई कई जगह पर सेल लिखा हुआ रहता है, लेकिन साइंटिफिकली एक्यूरेट थिंग इज न्यूक्लियस। वो एक्चुअल में न्यूक्लियस है, वो कोई सेल नहीं है, जनरेटिव न्यूक्लियस है वो। तो इसको क्या रियलिटी में मल्टी सेलुलर बोलना भी चाहिए क्या अपन ने? एक्चुअली नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, पर अब क्या कर सकते हैं, ये इतना ही छोटा सा ही इसका स्ट्रक्चर रहता है। यही है इसका मेल गैमेटोफाइट, यही है इसका मेल गैमेटोफाइट, ये पोलन ग्रेन। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ब्रायोफाइट्स में अडल्ट जो था वो अडल्ट ब्रायोफाइट्स ही गैमेटोफिटिक थे, हैप्लॉइड थे, है ना? ये देखो हैप्लॉइड है ना, गैमेटोफाइट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट्स आर ऑलवेज डिप्लॉइड। ये गैमेटोफिटिक जनरेशन चालू हो गई है। मियोसाइट जो है, मियोसाइट, ये लास्ट फेज है स्पोरोफिटिक जनरेशन की। इसने मियोसिस करके जैसे ही हैप्लॉइड स्पोर्स बना दिए, गैमेटोफिटिक जनरेशन चालू हो गई। क्योंकि हैप्लॉइड सेल्स मतलब गैमेटोफाइट, क्योंकि ये सेल्स अभी कुछ तो भी करने वाला है जिससे गैमेट बनने वाला है। तो क्या करेंगे ये सेल मल्टीप्लाई होकर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब इसको क्या मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बोलेंगे? इज्जत देने लायक चीज नहीं है ये, है ना? इसीलिए एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल में ये जो हैप्लॉइड वाला मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, इसको अपन भाव नहीं देते और अपन बोलते हैं कि एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल कैसे है, तो डिप्लॉन्टिक है, ऐसा बोलते हैं ना अपन। क्योंकि ये जो हैप्लॉइड वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम भाव नहीं दे रहे। क्या दो सेल के स्ट्रक्चर को भाव देने का है? कुछ भी बकवास। समझ में आ रहा है? तो यही छठा क्वेरी का स्ट्रक्चर है, चिल्लर थर्ड क्लास स्ट्रक्चर, ये इसका गैमेटोफाइट है। कौन इज्जत देगा भाई इसको? कोई इज्जत नहीं देगा। इसलिए इसकी लाइफ साइकिल कैसे है? इसकी लाइफ साइकिल है डिप्लॉन्टिक। हैप्लॉइड को उसमें इज्जत ही नहीं मिली है, हैप्लॉइड का उसमें रोल कॉलिज नहीं है। समझे? ठीक है, अब याद करो कि ब्रायोफाइट्स में उसका अडल्ट ही हैप्लॉइड था, मर्चेंटिया।
फिर ये इधर ऐसा आर्किगोनियोफोर और मेल वाले में एंथ्रीडियोफोर। आर्किगोनियोफोर फ्लास्क शेप्ड रहता है, मैं डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं करूंगा, डोंट वरी, स्ट्रक्चर याद है अपने को। अब मर्चेंटिया में मेल फीमेल अलग अलग रहते हैं, काफ़ी सारे ब्रायोफाइट्स में मेल फीमेल एक ही प्लांट में भी रहते हैं, कोई बायसेक्सुअल स्पीशीज रह सकती है, कोई यूनिसेक्सुअल स्पीशीज रह सकती है, वो तो खैर अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर इन दिस डिस्कशन। मेरा मुद्दा क्या है कि वो जो आर्किगोनियोफोर है उसमें आर्किगोनियम था, जो एंथ्रीडियोफोर है उसमें एंथ्रीडियम था, फिर उसमें अपने अपने गैमिट्स बनते हैं। तो गैमिटोफिटिक जनरेशन जो है ब्रायोफाइटा की, वो गैमिटोफिटिक जनरेशन में हर एक सेल थोड़ी गैमिट्स बनाता है। ये जो इसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर थोड़ी गैमिट बनाता है, ये डंडी थोड़ी गैमिट बनाती है। इसके जो एंथ्रीडियम रहेगा और मेल वाले में जो आर्किगोनियम रहेगा, उसमें जो सेल्स रहेंगी वो माइटोसिस करके गैमिट बनाएंगी, है ना। पर ये जो एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम जो स्ट्रक्चर है, जिनमें वो सेल्स है जिनको गैमिट बनाने की परमिशन है, माइटोसिस से ही बनाएंगे गैमिट्स ऑफ कोर्स, लेकिन गैमिट बनाएंगे इन स्ट्रक्चर्स को, मतलब आर्किगोनियोफोर, एंथ्रीडियोफोर, इसको अपन ने बोला था गैमिटेंजियम। जिसमें गैमिट बनेगा वो था गैमिटेंजियम, जिसमें गैमिट बनेगा वो था गैमिटेंजियम, है ना, बराबर है। और गैमिट फ्यूज होकर जब जाइगोट बनता है तो वो जाइगोट डायरेक्टली मियोसिस नहीं करता है ब्रायोफाइट्स में, वो क्या करता है, फूड सेटा कैप्सूल बनाता है, फूड सेटा कैप्सूल, ये भी याद है अपने को। तो उसमें से जो कैप्सूल है, अब फूड सेटा कैप्सूल सब 2n ही रहेगा, क्योंकि जाइगोट ने बनाया है, जाइगोट ने बनाया है तो ऑफकोर्स जाइगोट 2n है, तो ये सब भी 2n रहेंगे। ये जो कैप्सूल है, ये कैप्सूल में जो 2n वाली सेल्स है, ये मियोसिस करके फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते थे। तो स्पोर्स जिस ऑर्गन में बनेगा उसको अपन बोलते थे स्पोरेंजियम, है ना। जिस ऑर्गन में स्पोर्स बनेंगे वो स्पोरेंजियम, जिस ऑर्गन में गैमिट्स बनेंगे वो गैमिटेंजियम, बराबर, ठीक है। तो छोड़ो ये ब्रायोफाइट को, छोड़ो इसको, अपने को टेंशन नहीं लेना है। मेरा मुद्दा क्या है कि ये जो तुम्हारा पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन के अंदर ये जो हैप्लॉइड वाला न्यूक्लियस है, इस पोलन ग्रेन के अंदर जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, एक वेजिटेटिव सेल है और दूसरा जनरेटिव न्यूक्लियस है, जो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैर रहा है। जनरेटिव मतलब जनरेट करना, जनरेटिव मतलब जनरेट करना। तो ये जो जनरेटिव सेल है, ये माइटोसिस करके 2 हैप्लॉइड सेल्स बना देगा। ये जो 2 हैप्लॉइड सेल्स है, दीज आर द 2 गैमिट्स ऑफ मेल एंजियोस्पर्म। मेल एंजियोस्पर्म उसमें 2 गैमिट्स रहते हैं, पोलन ग्रेन में 2 गैमिट्स रहते हैं। पोलन ग्रेन मतलब स्पर्म नहीं है, ये जो 2 हैप्लॉइड सेल्स इससे बनेगी जनरेटिव सेल से, वो गैमिट्स है। तो इसमें 2 गैमिट्स रहेंगे, समझ में आ रहा है क्या। तो यहां पर क्या है कि 2 सेल का ही तो स्ट्रक्चर है यार, इसमें ऑर्गन है ना, ऐसा गैमिटेंजियम नाम का ऑर्गन एग्जिस्ट करने का स्कोप ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 सेल के स्ट्रक्चर में काहे का ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा। तो यहां पर ये जो गरीब है जनरेटिव सेल, इस गरीब जनरेटिव सेल को ही हम गैमिटेंजियम बोल सकते हैं। ऐसे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये कोई ऑर्गन नहीं है, एक सेल है गरीब सा। एक सेल को कौन भाव देता है मल्टी सेल्यूलर क्रीचर्स के दुनिया में। तो 3.5 बिलियन साल पहले की बात अलग थी जब मैक्सिमम सेल्स यूनिसेल्यूलर थे। अब ये इतने बड़े बड़े एंजियोस्पर्म्स, इतने बड़े बड़े जिम्नोस्पर्म्स, डायनासोर, जिराफ, हाथी, इंसान, कुत्ता, बिल्ली, इतने सारे स्पीशीज अब इवॉल्व हो चुके हैं मल्टी सेल्यूलर। उसमें से एक सेल को कौन भाव देगा अभी, हट। तो बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब बोलना है तो बोल भी सकते हो। यही इसका गैमिटेंजियम है, समझे। और गैमिटेंजियम माइटोसिस करके क्या बनाएगा, गैमिट्स बनाएगा। तो फिर अल्टीमेटली पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये जर्म पोर, ये एग्जाइन, ये जर्म पोर है ना, ये अंदर वाली लेयर मतलब इंटाइन। अंदर साइटोप्लाज्म में अपने को क्या दिख रहा है, साइटोप्लाज्म में अपने को दिख रहा है तो वेजिटेटिव सेल, और जनरेटिव सेल जो था उसने तो माइटोसिस कर लिया, और 2 मेल गैमिट्स, ये वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमिट्स। दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। तो क्या होता है कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स
in 60% of angiosperms, the generative cell divides to form male gametes. The generative cell divides to form male gametes after reaching the stigma. स्टिग्मा पे गिरने के बाद जनरेटिव सेल माइटोसिस करके 2 गैमेट्स बना लेगा। और बचे हुए 40% एंजियोस्पर्म्स में, बचे हुए जो 40% एंजियोस्पर्म्स है उनमें तो क्या, बस इसका अपोजिट, द पोलन ग्रेन्स विल बी शेड एट 3 सेल स्टेज। मतलब पहले ही उसने माइटोसिस करके मेल गैमेट्स बना लिए 40% एंजियोस्पर्म्स में, और 60% एंजियोस्पर्म्स ने क्या किया, तो स्टिग्मा पे जाने के बाद माइटोसिस करके गैमेट्स बनाए। बट कभी भी माइटोसिस करो, अल्टीमेटली पोलन ग्रेन का हाल क्या होने वाला है, तो ये एक वेजिटेटिव सेल जिसने पहले जनरेटिव सेल बना लिया था, तो वेजिटेटिव सेल मतलब उसका स्पोर हो गया है ना, क्योंकि स्पोर जर्मिनेट, और फिर स्पोर ने जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाया। काय का गैमेटोफाइट 2 सेल का हट, और वो गैमेटोफाइट में गैमेटेंजियम कौन था, तो एक सिंगल सेल जनरेटिव सेल। ब्रायोफाइट में देखो मेरा कैसा बढ़िया सा ऑर्गन है, आर्किगोनियोफोर, एंथ्रिडियोफोर, फिर आर्किगोनियोफोर में आर्किगोनियम, एंथ्रिडियोफोर में एंथ्रिडियोफोर में एंथ्रिडियम, फिर एंथ्रिडियम में माइटोसिस से बहुत सारे गैमेट्स बनेंगे। इधर ये सब नहीं है, ये ऐसा कुछ ऑर्गन वगैरह नहीं है स्पेसिफिक है, नथिंग लाइक दैट। सीधा जनरेटिव सेल मतलब ही उसका गैमेटेंजियम है, बस वो माइटोसिस करेगा, 2 गैमेट्स बनाएगा, कहानी खत्म। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। आई होप चीजें समझ में आ गई है। एनसीईआरटी की रीडिंग मत करना, कोई अपने को घाई गड़बड़ नहीं है, एकदम सही से अपना सिलेबस चल रहा है, बिल्कुल चिंता मत करो। एनसीईआरटी की रीडिंग खुद से मत करो, ठीक है। मैं जब रीडिंग वाला वीडियो डालूंगा तभी सिर्फ एनसीईआरटी की वीडियोस करेंगे, ठीक है। बाकी आज के क्लास में यहाँ तक कुछ अगर नहीं समझा होगा तो क्या करने का है तुमको पता ही है, ठीक है, पूछेंगे मेरे को। गुड बाय।